आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम गुप्त काल का अध्ययन कर रहे हैं और गुप्त काल में आज हम दो पार्टों का अध्ययन करेंगे। एक पार्ट होगा गुप्तकालीन धार्मिक जीवन और एक होगा गुप्तकालीन आर्थिक जीवन, जिसमें आर्थिक जीवन में कर व्यवस्था, वाणिज्य, व्यापार, कौन कौन से बंदरगाह थे, कौन सी वस्तुओं का आयात किया जाता था, कौन सी वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। तो आज के वीडियो में हम दो चैप्टर क्लियर करेंगे। उसके बाद गुप्त काल का एक वीडियो और बनाया जाएगा। अंतिम वीडियो में हम एक तो षड दर्शन की चर्चा करेंगे, और एक गुप्तकालीन प्रमुख स्मृतियों के बारे में चर्चा करेंगे, और एक छोटा सा पार्ट होगा आपका महाकाव्य रामायण और महाभारत। जो भारत की दो महाकाव्य हैं, उनका जो अंतिम रूप है वो किस समय का माना जाता है, गुप्त काल का माना जाता है। तो उस वीडियो में हम तीन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा एक तो गुप्तकालीन धार्मिक जीवन और एक गुप्तकालीन आर्थिक जीवन या आर्थिक स्थिति। तो अगर हम धार्मिक जीवन की बात करें, सबसे पहला बिंदु लेते हैं अपन धार्मिक जीवन। तो इस काल में धार्मिक जीवन की यदि हम बात करते हैं, इस काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ और इस काल के जो राजा थे उनका राजकीय धर्म वैष्णव धर्म था। इस काल में सर्वाधिक जो मूर्तियां बनी भगवान विष्णु की बनी, और मुख्य जो देवता के रूप में अगर हम बात करें, मुख्य देवता इस काल के विष्णु और शिव थे। इस काल में जैन और बौद्ध धर्म की अवनति का काल था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ इस काल में। इसी प्रकार त्रिमूर्ति की अवधारणा इस काल में देखने को मिलेगी। ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति इस काल में देखने को मिलेगी। अर्धनारीश्वर की प्रतिमा का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का अंकन पहली बार देखने को मिलेगा, और मंदिरों का जो व्यवस्थित रूप से निर्माण है वो भी गुप्त काल में देखने को मिलेगा। और यहाँ से संबंधित जो भी धार्मिक जीवन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद अगला जो पार्ट होगा, इसी वीडियो में अगला जो पार्ट होगा वो होगा गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुप्तकालीन धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन में कुछ बिंदु हैं। देखिए, धार्मिक जीवन हमारा पार्ट है गुप्त काल का, और इसमें धार्मिक जीवन की चर्चा करें। देखिए दोस्तों, हम गुप्त काल को कंप्लीट रूप से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, यानी जो भी इसका पार्ट है, कोई भी पार्ट कमज़ोर नहीं होता है। तो आप ये नहीं समझेंगे गुप्त काल कितना लंबा चलेगा। एक दो वीडियो, यानी आज और एक अगला वीडियो और बनेगा, उसके बाद आपका गुप्त काल का जो टॉपिक है वो ये मान लीजिए कंप्लीट हो जाएगा। कुछ थोड़ा बहुत बचेगा, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। गुप्त काल के बाद फिर हम बात करेंगे गुप्तोत्तर काल, जिसमें आपका मुख्य रूप से जो टॉपिक आएगा वो आएगा पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, जिसमें भी मुख्य जो व्यक्तित्व हमें पढ़ना है वो होगा हर्षवर्धन। लेकिन उससे संबंधित जो भी घटनाएं हैं, उस वंश से संबंधित जो भी घटनाएं, उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन में देखिए, एक तो यह काल हिंदू धर्म का पुनरुत्थान का समय था। गुप्त राजाओं का जो राजकीय धर्म है वो वैष्णव धर्म था। इनका राजकीय धर्म था वो था वैष्णव। इस काल में शैव और वैष्णव, मुख्य रूप से शैव और वैष्णव धर्म ही प्रचलित थे। शैव व वैष्णव का प्रचलन रहा।
तो यहाँ जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उन्नति नहीं हुई इस काल में। जैन व बौद्ध धर्म की उन्नति नहीं हुई। और इस काल के प्रमुख देवता विष्णु और शिव थे। प्रमुख देवता विष्णु व शिव। त्रिमूर्ति की अवधारणा इसी समय देखने को मिलती है। अवधारणा देखने को मिलती है। त्रिमूर्ति की जो अवधारणा है वो हमें कौन से काल में देखने को मिलती है? गुप्त काल में देखने को मिलती है। जो आपका जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख में सर्वप्रथम भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का अंकन हुआ है। सर्वप्रथम भगवान विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी का अंकन। जो आपका जूनागढ़ अभिलेख है उससे जानकारी मिलती है। उससे हमें क्या जानकारी मिलती है? भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का अंकन हुआ। इसी प्रकार प्रयाग प्रशस्ति में शिव भगवान का पहली बार उल्लेख मिलता है। भगवान शिव का प्रथम बार, यानी गुप्त काल की यदि हम बात करें, भगवान शिव का प्रथम उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, इस प्रयाग प्रशस्ति में वैदिक देवताओं की भी जानकारी मिलती है। वैदिक देवताओं की जानकारी मिलती है। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति में वैदिक देवताओं का उल्लेख, जैसे इंद्र, वरुण और यम। इंद्र, वरुण व यम। तो वैदिक देवताओं की जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। इसी प्रकार जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय मथुरा प्रमुख केंद्र था पाशुपत धर्म संप्रदाय का, पाशुपत शैव संप्रदाय का। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय मथुरा पाशुपत शैव धर्म का केंद्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो मथुरा है वो पाशुपत शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था। इसी प्रकार बिलसड़ अभिलेख, बिलसड़ या विलसड़, इस बिलसड़ अभिलेख में कार्तिकीय मंदिर का उल्लेख मिलता है। कार्तिकेय
कार्तिकेय मंदिर का उल्लेख। कालिदास ने जो कुमार संभव की रचना की उसमें भी कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय का उल्लेख है। तो कालिदास ने कुमार संभव में कार्तिकेय का उल्लेख किया है। कालिदास ने कुमार संभव में कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय का उल्लेख किया है। इसी प्रकार इस काल में जो यज्ञ अनुष्ठान वो कम हो गए, इससे नोट करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान कम हो गए। सूर्य पूजा का प्रचलन सूर्य पूजा का प्रचलन इस काल में देखने को मिलता है। इसी प्रकार दुर्गा पूजा व शक्ति पूजा का प्रचलन था। और प्रथम बार व्यवस्थित रूप से मंदिरों का निर्माण हुआ। व्यवस्थित रूप से मंदिर निर्माण। तो ये गुप्तकालीन धार्मिक जीवन से संबंधित कुछ बिंदु हैं। देखिए, यह काल हिंदू धर्म का पुनरुत्थान का समय था, हिंदू धर्म का पुनः उदय होता है। गुप्त शासकों का जो राजकीय धर्म था वो वैष्णव धर्म था। शैव और वैष्णव धर्म का मुख्य रूप से प्रचलन था। इस काल में मुख्य रूप से कौन से दो धर्मों का प्रचलन था? शैव और वैष्णव का। इसी प्रकार जैन व बौद्ध धर्म की उन्नति नहीं हुई। इस काल के जो प्रमुख देवता थे वो थे विष्णु और शिव। त्रिमूर्ति की अवधारणा इस काल में हमें देखने को मिलती है। त्रिमूर्ति की अवधारणा इस काल में हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार इस काल की यदि हम और बात करें तो जूनागढ़ अभिलेख में सर्वप्रथम भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का अंकन मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में भगवान शिव का प्रथम उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में वैदिक देवताओं का जैसे इंद्र, वरुण, यम आदि वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय मथुरा पाशुपत शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था। इसी प्रकार बिलसड़ अभिलेख में कार्तिकेय मंदिर का, और कालिदास ने जो कुमार संभव की रचना की है उसमें भगवान कार्तिकेय के बारे में उल्लेख मिलता है, जिसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। यज्ञ अनुष्ठान कम हो गए, सूर्य पूजा का प्रचलन, दुर्गा पूजा, शक्ति पूजा का प्रचलन था, और प्रथम बार व्यवस्थित रूप से मंदिर निर्माण गुप्त काल में देखने को मिलता है। तो ये था यहाँ का धार्मिक जीवन। इसके बाद अगला जो बिंदु है वो होगा यहाँ की आर्थिक स्थिति या गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था या गुप्तकालीन आर्थिक जीवन। तो इस पार्ट में हम भूमि के कितने प्रकार हैं, जैसे अमरकोश, अमर सिंह ने अमरकोश में भूमि के 12 प्रकार बताए हैं। मुख्य रूप से जो भी मुख्य प्रकार हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। कर व्यवस्था क्या थी? मुख्य रूप से यहाँ जो लगान दर थी 1/6 भाग थी, जिसे भाग कहा जाता था। भूमि के कितने प्रकार थे, कौन कौन से कर लगाए जाते थे, मुद्रा प्रणाली क्या थी, व्यापार वाणिज्य क्या है, इन सभी बातों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ भूमि का जो स्वामी है वो राजा होता था। मनु और गौतम ने भी इसका उल्लेख किया है। मनु और गौतम ने भी राजा को भूमि का अधिपति बताया है। तो अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भूमि के प्रकार कौन से हैं और कर व्यवस्था क्या थी। तो अगला हमारा जो पार्ट है वो है आर्थिक स्थिति। गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति की यदि हम बात करें तो एक तो भूमि का स्वामी राजा होता था।
भूमि का स्वामी कौन होता था? राजा। मनु व गौतम ने राजा को भूमि का अधिपति बताया है। गौतम ने राजा को भूमि का अधिपति बताया है। मनु और गौतम ने राजा को क्या बताया है? भूमि का अधिपति। इसी प्रकार एक शब्द आता है अग्रहार। अग्रहार देखिए, ये कर मुक्त भूमि होती थी। अग्रहार, इसमें देखिए मंदिरों व ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि, मंदिरों व ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि। इस भूमि को देने का उद्देश्य मुख्य रूप से शैक्षणिक और धार्मिक होता था। तो इसका जो उद्देश्य होता था, इस प्रकार की भूमि देने का जो उद्देश्य होता था शैक्षणिक व धार्मिक। इस प्रकार की जो भूमि है वो करों से मुक्त होती थी। इस प्रकार की जो भूमि है वो संपूर्ण प्रकार के करों से मुक्त होती थी और भूमि पर धारकों का पूर्ण नियंत्रण होता था। धारकों का यानी जिन्होंने ये भूमि ग्रहण की है, धारकों का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता था। इस प्रकार की भूमि पर धारकों का पूरा नियंत्रण होता था। एक सामान्य बातें हैं, एक शब्द आता है ध्रुवाधिकरण, भू राजस्व अधिकारी, जिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ध्रुवाधिकरण, भू राजस्व अधिकारी। एक आता है महाअक्सपटलिक, महाअक्सपटलिक ये होता था भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने वाला। आलेखों को सुरक्षित रखना, ये जो अधिकारी होता था ये भूमि से संबंधित जो आलेख थे उनको सुरक्षित रखता था। भूमि से संबंधित जो रिकॉर्ड वगैरह होते थे उनको सुरक्षित रखता था। ध्रुवाधिकरण भू राजस्व अधिकारी होता था। इसके बाद हम बात करते हैं भूमि के प्रकार। इसी में आपका एक अलग बिंदु है, जैसे पहला बिंदु ले हम भूमि के प्रकार। अमर सिंह ने अपनी रचना अमर कोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया है। अमर कोश में बारह प्रकार की भूमि का उल्लेख है। अमर सिंह का जो अमर कोश है उसमें कितने प्रकार की भूमि का उल्लेख है? 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख है। अब भूमि के प्रकारों में देखिए, क्षेत्र सबसे पहले हम बात करते हैं। नंबर 1 क्षेत्र, अलग अलग प्रकार हैं, इनको देख लीजिए। कृषि कार्य
कृषि कार्य के योग्य, कृषि कार्य के योग्य जो भूमि होती थी उसे क्या कहा गया? क्षेत्र कहा गया। इसी प्रकार वास्तु, मानव निवास के योग्य भूमि, मानव निवास के योग्य भूमि को क्या कहा गया? वास्तु कहा गया। चारागाह नंबर 3, तो नाम से पता चल रहा है पशुचारण योग्य भूमि, पशुचारण योग्य भूमि। एक आता है अप्रहत, क्षेत्र, वास्तु, चारागाह, अप्रहत। ये जो अप्रहत भूमि है, ये जो भूमि है ये जंगली भूमि होती थी, जंगली भूमि। जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? अप्रहत भूमि। अप्रहत भूमि को जंगली भूमि। इसी प्रकार जो बंजर भूमि होती थी उसे खिल्ल कहा जाता था। बंजर भूमि को क्या कहा जाता था? खिल्ल। तो अगला है आपका नंबर 5, खिल्ल अथवा खिल। ये बंजर भूमि होती थी। एक प्रकार है ब्रह्मदेह, ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि, ब्रह्मदेय, ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि। ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? ब्रह्मदेय। एक है अदेवमाकृत, अदेवमाकृत ऐसी भूमि जिस पर कृत्रिम साधनों से सिंचाई की जाती है, ऐसी भूमि जिस पर कृत्रिम साधनों से सिंचाई की जाती है। कृत्रिम साधनों से सिंचाई, जिस भूमि पर कृत्रिम साधनों से सिंचाई की जाती है वो क्या कहलाई उस समय? अदेवमाकृत। और एक है देवमाकृत। यह भूमि वर्षा जल पर आधारित, वर्षा जल पर आधारित। तो हम एक बार पुनः देखें, भूमि का जो स्वामी है वो राजा होता था, भूमि का स्वामी राजा होता था। मनु व गौतम ने राजा को भूमि का अधिपति बताया है। मनु और गौतम थे, इन्होंने भूमि का अधिपति किसे बताया है? राजा को। अग्रहार, मंदिरों व ब्राह्मणों को दी जाने वाली जो भूमि है वो अग्रहार कहलाती थी। इस प्रकार की भूमि देने का उद्देश्य शैक्षणिक और धार्मिक होता था। ये सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी। धारकों का पूर्ण स्वामित्व या नियंत्रण होता था। ध्रुवाधिकरण भू राजस्व अधिकारी होता था। महाअक्षपटलिक भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने का कार्य करता था। भूमि के प्रकारों की यदि हम बात करें, अमरकोश, अमर सिंह, अमरकोश किसका है? अमर सिंह का है। उनकी इसमें 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। कुल कितने प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है? 12। और ये कुछ 8 प्रकार की भूमियों का हमने उल्लेख किया है। क्षेत्र, क्षेत्र भूमि किसे कहा जाता है? कृषि कार्य के जो योग्य भूमि है वो क्षेत्र भूमि कहलाती थी। वास्तु, मानव निवास के योग्य भूमि। चारागाह, पशुचारण के योग्य भूमि। अप्रहत, जंगली भूमि।
खिल बंजर भूमि, ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि, अदेवमाकृत कृत्रिम साधनों से सिंचाई की जाती है और देवमाकृत वर्षा जल पर आधारित है। इस प्रकार की भूमि वर्षा जल पर आधारित है। तो ये भूमि के प्रकार हुए। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ की कर व्यवस्था। जैसे हम दूसरा बिंदु लेते हैं, कर व्यवस्था। देखिए, एक तो राजा की आय का मुख्य स्रोत होता था भूमि कर। राजा की आय का मुख्य स्रोत क्या होता था? भूमि कर। और जो भूमि कर है वो 1/6 भाग लिया जाता था। यहाँ भूमि कर की दर कितनी थी? 1/6 भाग। इसी प्रकार नारद स्मृति, नारद स्मृति में क्या उल्लेख मिलता है? नारद स्मृति में उल्लेख मिलता है कि प्रजा राजा को इसलिए कर देती है, प्रजा राजा को इसलिए कर देती है क्योंकि राजा उनकी सुरक्षा करता है, राजा उनकी सुरक्षा करता है। तो नारद स्मृति के अनुसार हम नोट कर लेते हैं, प्रजा राजा को इसलिए कर देती है क्योंकि राजा उनकी सुरक्षा करता है, राजा उनकी सुरक्षा करता है। ये उल्लेख हमें किस में मिलता है? नारद स्मृति में। नारद स्मृति के बाद हम बात करें कामंदक का जो नीति सार है, कामंदक का जो नीतिक सार है उसमें क्या उल्लेख मिलता है? इसमें उल्लेख मिलता है कि जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार राजा को प्रजा से थोड़ा थोड़ा धन ग्रहण करना चाहिए। इसमें नीति सार, कामंदक का जो नीति सार है उसके अनुसार जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार राजा को प्रजा से थोड़ा थोड़ा धन ग्रहण करना चाहिए। तो कामंदक के नीति सार से हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे जानकारी मिलती है, इसमें लिखा हुआ है कि जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से जल ग्रहण करता है, यानी थोड़ा थोड़ा, इसका सामान्य अर्थ हुआ कि राजा को प्रजा पर करों का बोझ या भार नहीं डालना चाहिए। जनता की इच्छा अनुसार या जनता की आवश्यकता अनुसार उनसे थोड़ा थोड़ा धन ग्रहण करना चाहिए। नारद स्मृति में लिखा है कि प्रजा राजा को इसलिए कर देती है क्योंकि राजा उनकी सुरक्षा करता है, राजा उनकी सुरक्षा करता है। तो कर, राजा की आय का मुख्य स्रोत क्या होता था? भूमि कर। और मुख्य रूप से भूमि कर की जो दर थी वो कितनी थी? 1/6 भाग। कितनी थी? 1/6 भाग। अब इसके बाद हम बात करेंगे करों के प्रकार, कौन कौन से कर लिए जाते थे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं भूमि के प्रकार। गुप्त काल में करों के प्रकार, भूमि के प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं करों के प्रकार। करों के प्रकार देखिए, नंबर 1 है भोग, भोग।
जनता द्वारा राजा को दी जाने वाली भेंट। जनता द्वारा राजा को जो भेंट दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? भोग कहा जाता था। इसके बाद है उद्रंग। स्थायी किसानों से लिया जाने वाला कर। स्थायी किसानों से लिया जाने वाला कर उद्रंग कहलाता था। ऊपरी कर, ऊपरी कर ये अस्थायी किसानों से लिया जाने वाला कर था। अस्थायी किसानों से लिया जाने वाला कर। अस्थायी किसानों से लिया जाने वाला ऊपरी कर, स्थायी किसानों से लिया जाने वाला उद्रंग। इसी प्रकार भाग नंबर 4, ये जो भाग होता था ये भूमि कर होता था, 1/6 भाग। इसी प्रकार विष्ठी या विष्टि बेगार कर, विष्टि ये होता था बेगार कर। बेगार कर को किस नाम से जाना जाता था? विष्टि के नाम से। एक है भूतोवात प्रत्यय, भूतोवात प्रत्यय। ये देखिए, विदेशी वस्तुओं के आयात पर लिया जाने वाला कर। विदेशी वस्तुओं के आयात पर लिया जाने वाला कर। तो ये करों के प्रकार हैं। भोग, जनता द्वारा राजा को जो भेंट दी जाती थी उसे भोग कहा जाता था। उद्रंग, स्थायी किसानों से लिया जाने वाला कर। ऊपरी कर, अस्थायी किसानों से लिया जाने वाला कर। भाग, ये भूमि कर था, 1/6 भाग। विष्टि, ये बेगार कर। भूतोवात प्रत्यय, विदेशी वस्तुओं के आयात पर लिया जाने वाला कर था। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ की मुद्रा प्रणाली। मुद्रा प्रणाली में देखिए दोस्तों, मुद्रा प्रणाली अगला जो बिंदु है आपका नंबर 3। क्योंकि भूमि के प्रकार पढ़ लिए हमने, कर व्यवस्था पढ़ ली है, अर्थव्यवस्था में तीसरा बिंदु है मुद्रा प्रणाली। एक तो यहाँ सोना, चांदी और तांबा के सिक्के जारी किए गए। यहाँ के शासकों ने सोना, चांदी, तांबा के सिक्के जारी किए। गुप्त काल में ही सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी हुए थे, लेकिन इस काल के सिक्कों में मिलावट भी देखने को मिलती है। तांबे के सिक्के कम मात्रा में प्रचलित हुए। सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, चांदी के सिक्कों को रूपक या रुपयक कहा जाता था, और तांबे के सिक्कों को मास्क कहा जाता था। तांबे के सिक्के को मास्क कहा जाता था। तो नोट करते हैं अपन, सोना, चांदी व तांबा के सिक्के जारी किए गए। सोना, चांदी व तांबा के सिक्के जारी किए गए। तांबा के सिक्के सबसे कम मात्रा में हैं। सबसे
कम मात्रा में तांबे के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के, जारी हुए, लेकिन इन सिक्कों में मिलावट देखने को मिलती है। इन सिक्कों में हमें मिलावट भी देखने को मिलती है। जो आपका सोने का सिक्का, दिनार कहलाता था, दिनार। इसी प्रकार चांदी का सिक्का, रुपयक या रूपक, रूपक। और जो तांबा का सिक्का होता था वो मासक कहलाता था। तांबा का सिक्का जो था वो क्या कहलाता था? मासक। तो ये शब्दावलियाँ भी ध्यान रखनी है। सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था, चांदी का सिक्का रुपया या रूपक कहलाता था, और तांबे का जो सिक्का है वो मासक कहलाता था। चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार का जो सिक्का है वो प्रथम सोने का सिक्का है। गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया था। चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार का सिक्का प्रथम सोने का सिक्का था। चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के जो सिक्के हमने पढ़े थे, उन सिक्कों में सोने का जो सिक्का था वो पहला गुप्तकालीन सोने का सिक्का था, और सिक्के के दूसरी तरफ सिंह वाहिनी दुर्गा का चित्र, वह लिच्छवय अंकित है। लिच्छवय, लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये लिच्छवी वंश की थी कुमार देवी, इसलिए लिच्छवे शब्द अंकित है। सिंह वाहिनी दुर्गा का चित्र भी बना हुआ है। इसी प्रकार स्कंदगुप्त के सिक्कों का वजन था 144 ग्रेन, सबसे वजनदार सिक्के का वजन 144 ग्रेन। और सर्वाधिक सिक्कों में मिलावट भी इसी के सिक्कों में मिलती है। सिक्कों में सर्वाधिक मिलावट गुप्तकालीन सिक्कों में सर्वाधिक जो मिलावट है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? किसके सिक्कों में मिलती है? स्कंदगुप्त। और गुप्तकालीन सिक्कों का जो भंडार है वो हमें बयाना से मिला है। बयाना भरतपुर से। और कुमारगुप्त ने प्रथम ने गंगा नदी घाटी में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए थे। प्रथम ने सर्वप्रथम गंगा घाटी में
ने गंगा घाटी में चांदी की मुद्राएं जारी की। चांदी की मुद्राएं जारी की, जबकि फाहियान ने उल्लेख किया है कि यहाँ विनिमय कौड़ियों के माध्यम से होता था। मैंने बता भी दिया था, फाहियान के अनुसार फाहियान ने सिक्कों के स्थान पर किसका उल्लेख किया है? कौड़ियों का। ध्यान रखना है, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कौड़ियों का प्रयोग इस्तेमाल होता था। ये उल्लेख हम पहले भी कर चुके हैं जब मैंने फाहियान के बारे में बताया था। इसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय, आपका स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त फर्स्ट, बुद्धगुप्त, इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो एक लाइन अपन यहाँ नोट कर लेते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त, इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे। बाकी किस किस शासक ने किस प्रकार के सिक्के जारी किए थे, ये हमने राजनीतिक जीवन में अध्ययन कर लिया है। हमने राजनीतिक, आप पहले वाले वीडियो देखना, उनमें मैंने कंप्लीट बता दिया आपको। तो सोना, चांदी, तांबा के सिक्के जारी किए। तांबे के जो सिक्के थे वो सबसे कम मात्रा में है। यद्यपि सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में चले, लेकिन इन सिक्कों में मिलावट देखने को मिलती है। सोने का सिक्का दिनार, चांदी का रूपक या रुपयक, तांबा मास्क। चंद्रगुप्त कुमारदेवी प्रकार का सोने का सिक्का हमें पहली बार देखने को मिलता है। प्रथम सोने का सिक्का था ये। सिक्के में दूसरी तरफ सिंह वाहिनी दुर्गा का चित्र व लिच्छवे शब्द अंकित है। स्कंदगुप्त के सिक्कों का वजन 144। सर्वाधिक वजनदार सिक्के इसी के हैं। सर्वाधिक वजनदार सिक्के किसके हैं? स्कंदगुप्त के। इसके सिक्कों में सर्वाधिक मिलावट भी देखने को मिलती है। गुप्तकालीन सिक्कों का भंडार बयाना भरतपुर से। कुमारगुप्त ने गंगा घाटी में चांदी की मुद्राएं जारी की थी। फाहियान ने कौड़ियों का उल्लेख किया है। आपका चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त और बुद्धगुप्त के द्वारा चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। तो ये हो गई करों के प्रकार और मुद्रा प्रणाली। इसमें आपका एक पार्ट और रह जाता है, व्यापार वाणिज्य। अर्थव्यवस्था में अगला जो बिंदु है वो है आपका व्यापार और वाणिज्य। उसका अध्ययन करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो आर्थिक जीवन में चौथा जो बिंदु है वो है यहाँ का व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य। तो व्यापार की यदि हम बात करें, मौर्य काल की अपेक्षा यहाँ व्यापार में गिरावट देखने को मिलती है। विदेशी व्यापार में भी गिरावट देखने को मिलेगी। पहले जो रोम के साथ व्यापार होता था उसका पतन हो जाता है, यानी रोम के साथ व्यापार बंद हो जाता है। और उसके बाद दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ सर्वाधिक जो व्यापार है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ होता है। श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, चीन आदि देशों के साथ। मुख्य जो उद्योग था वो सूती वस्त्र उद्योग था। जहाज़ निर्माण में भारत यूरोप से बेहतर था। जहाज़ निर्माण में भारत यूरोप से बेहतर था। तो व्यापार वाणिज्य से संबंधित कुछ गतिविधियां हैं। व्यापारियों के समूह के द्वारा व्यापार का संचालन या व्यापार जो एक श्रेणी के माध्यम से संचालित किया जाता था। श्रेणी बैंकर के रूप में कार्य करती थी और श्रेणी अपने सिक्के भी जारी कर सकती थी। तो हम बात करते हैं व्यापार वाणिज्य की। इसमें व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा व्यापार का संचालन होता था। व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा व्यापार का संचालन होता था। और ये जो श्रेणियां हैं ये बैंकर के रूप में कार्य करती थी। श्रेणियां या श्रेणी
बैंकर के रूप में कार्य करती थी। श्रेणियों को सिक्के ढालने का अधिकार था। श्रेणियों को मौर्य काल की अपेक्षा यहाँ व्यापार में गिरावट आई। अपेक्षा व्यापार में विदेशी व्यापार में पतन दिखाई देता है। विदेशी व्यापार में यहाँ पतन दिखाई देता है। और सर्वाधिक जो व्यापार है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ होता था। सर्वाधिक व्यापार जिसमें श्रीलंका, चीन, जावा और सुमात्रा, यानी पहले रोम के साथ ज़्यादा व्यापार होता था। तो रोम के साथ व्यापार में कमी होने के क्या कारण थे या न होने के क्या कारण थे? रोम के साथ व्यापार न होने के कुछ कारण थे। वो कारण देखिए, नंबर 1 रोमन साम्राज्य का टूट जाना। रोमन साम्राज्य का टूट जाना ये एक प्रमुख कारण था। इसी प्रकार जो रेशम मार्ग है उस पर फारस का अधिकार हो जाना। रेशम मार्ग पर फारस का अधिकार होना। रेशम मार्ग पर फारस का अधिकार होना। और नंबर 3 रोमन वासियों द्वारा रेशम बनाने की कला सीखना। रेशम बनाने की कला सीखना, ये कुछ कारण थे जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि रोम के साथ व्यापार नहीं हुआ इस काल में। और सर्वाधिक जो व्यापार है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया यानी श्रीलंका, चीन, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ होने लगा। जहाज निर्माण में भारत यूरोप से बेहतर स्थिति में था। बेहतर स्थिति में था, ये ध्यान रखना है। जहाज निर्माण में उस समय गुप्त काल में भारत यूरोप से बेहतर स्थिति में था। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया और वैभव तथा समृद्धि में इसने पाटलिपुत्र को पीछे छोड़ दिया था। उज्जैन ने वैभव व समृद्धि में पाटलिपुत्र को पीछे छोड़ दिया। तो कुछ सामान्य जानकारियां हैं व्यापार वाणिज्य से संबंधित। इसके बाद कुछ शब्दावलियां हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। जैसे श्रेणी, एक शब्द आता है श्रेणी।
श्रेणी देखिए, एक ही जाति के शिल्पियों का संगठन, एक ही जाति के जो शिल्पी होते थे उसका जो संगठन होता था वो श्रेणी कहलाता था, और इसका जो मुखिया होता था, प्रधान होता था, वो जेठक कहलाता था। इसका प्रधान क्या कहलाता था? जेठक। इसके बाद है पूग। तो यहाँ तो एक ही जाति के शिल्पी हैं, यहाँ विभिन्न जातियों के शिल्पियों का संगठन, विभिन्न जातियों के शिल्पियों का संगठन। विभिन्न जातियों के शिल्पियों का संगठन, विभिन्न जातियों के शिल्पियों का जो संगठन था वो पूग कहलाता था। एक ही जाति के शिल्पियों का संगठन क्या कहलाता था? श्रेणी। इसके बाद निगम। एक ही नगर के व्यापारियों का समूह, एक ही नगर के व्यापारियों का समूह, एक ही नगर के व्यापारियों का समूह क्या कहलाता था? आपका निगम कहलाता था, और इसका प्रधान कहलाता था श्रेष्ठी। इसके प्रधान को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी कहा जाता था। इसके बाद काफिला। काफिला ये होता था व्यापारियों का समूह। व्यापारियों के समूह क्या कहा जाता था? काफिला। श्रेणी एक ही जाति के शिल्पियों का संगठन। पूग विभिन्न जातियों के शिल्पियों का संगठन। निगम एक ही नगर के व्यापारियों का समूह, इसका प्रधान श्रेष्ठी कहलाता था। काफिला व्यापारियों का जो समूह था वो क्या कहलाता था? काफिला कहलाता था। सार्थवाह व्यापारियों का मुखिया कहलाता था। सार्थवाह। व्यापारियों का मुखिया सार्थवाह कहलाता था। देखिए इसके बाद देखिए, आयात। किस किस का आयात किया जाता था? एक तो घोड़े, रेशम और हाथी दांत। घोड़े, रेशम, हाथी दांत। निर्यात की वस्तुएं क्या क्या हैं? कपड़े, गरम मसाले, नारियल, नील, बहुमूल्य पत्थर। और प्रमुख जो उद्योग था वो सूती वस्त्र उद्योग। ध्यान रखना है, सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था। देखो मंदसौर अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? हे नारी जाति यद्यपि तुम
यौवन व रंग रूप से परिपूर्ण हो, लेकिन रेशमी कपड़े के बिना श्रेष्ठ सौंदर्य की प्राप्ति नहीं होगी। मंदसौर अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है, इसमें लिखा हुआ है, हे नारी जाति, यद्यपि तुम यौवन व रंग रूप से परिपूर्ण हो, लेकिन रेशमी कपड़े के बिना श्रेष्ठ सौंदर्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो श्रेणी एक ही जाति के शिल्पियों का संगठन, इसका प्रधान जेठक, पूग विभिन्न जातियों के शिल्पियों का संगठन, निगम एक ही नगर के व्यापारियों का समूह, इसका प्रधान श्रेष्ठी कहलाता था। काफिला व्यापारियों का समूह, सार्थवा व्यापारियों का मुखिया, आयात घोड़े रेशम हाथी दांत, निर्यात कपड़े गरम मसाले नारियल नील कीमती पत्थर, सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था। मंदसौर अभिलेख से हमें ये वाक्य देखने को मिलता है। जहाज निर्माण में यूरोप से बेहतर स्थिति में था। ये कुछ सामान्य जानकारियां हैं। सर्वाधिक व्यापार दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ होता था। तो व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित 2-4 लाइनें और बची। प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे उनसे संबंधित चर्चा करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, कुछ बिंदु और हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित, आर्थिक जीवन से संबंधित कुछ बिंदु हैं। देखिए यूनानी लेखक है एक, जिनका नाम है कोस्मोस। यूनानी लेखक कोस्मोस, इन्होंने उल्लेख किया है कि भारत चीन में जो व्यापार होता था उसमें श्रीलंका मध्यस्थता की भूमिका निभाता था। श्रीलंका मध्यस्थता की भूमिका निभाता था। इसलिए या इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में चीन के साथ भी व्यापार होता था। गुप्त काल में चीन के साथ भी व्यापार होता था। मंदसौर अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। देखिए इसमें क्या उल्लेख मिलता है। रेशम बुनकरों की एक श्रेणी लाट प्रदेश गुजरात से मालवा चली गई। वहाँ पर उसने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। ध्यान रखना है, रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी जो पहले लाट प्रदेश गुजरात में रहती थी और ये यहाँ से कहाँ चली गई, मालवा। और वहाँ का मतलब क्या हुआ, मालवा में इस श्रेणी के द्वारा एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, मंदसौर अभिलेख से। इंदौर अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है, एक श्रेणी का, जिस प्रकार यहाँ रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है, इंदौर अभिलेख में तैलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। तैलिक श्रेणी का उल्लेख, तो ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बिंदु है। सूर्य मंदिर का निर्माण रेशम बुनकरों की एक श्रेणी के द्वारा मालवा में करवाया गया था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, मंदसौर अभिलेख से। और इंदौर अभिलेख से हमें तैलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। और इससे ही उल्लेख मिलता है कि ब्याज के रुपए से जो सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर में दीपक जलाने के लिए जो तेल का खर्चा होता था उसका वहन तैलिक श्रेणी के द्वारा किया जाता था। तो सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख तो कौन करता है, मंदसौर अभिलेख। और इस मंदिर में दीपक जलाने के लिए जो तेल का खर्चा होता था इसका वहन तैलिक श्रेणी के द्वारा किया जाता था। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, इंदौर अभिलेख में। कहाँ मिलता है, इंदौर अभिलेख। गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह। अगर हम पश्चिमी तट की बात करें तो पश्चिमी तट का मुख्य बंदरगाह था भृगुकुच्छ। ये पश्चिमोत्तर का प्रमुख बंदरगाह था, पश्चिमोत्तर भारत का प्रमुख बंदरगाह था गुप्त काल में। पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, ताम्रलिप्ति। तो गुप्त काल का अगर महत्वपूर्ण बंदरगाह पूछ लिया जाए, ध्यान रखना है, भारत का प्रमुख बंदरगाह, तो इसका अर्थ क्या हुआ, गुप्त काल का भी प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, ताम्रलिप्ति। क्योंकि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा बंदरगाह था, ताम्रलिप्ति। इससे पहले हमने अभी अध्ययन किया था
ये गुप्त काल का या गुप्त काल में सर्वाधिक जो व्यापार था वो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ होता था। इससे पहले हमने चर्चा कर ली है कि पहले रोम के साथ व्यापार होता था। रोम के साथ व्यापार न होने के जो कारण थे वो कारण हमने देख लिए हैं, जान लिए हैं उन कारणों को। तो पश्चिम में भृगुकुच और पूर्व में तो प्रमुख बंदरगाह अगर पूछ लिया जाए कि गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो आपका आंसर क्या होगा, ताम्रलिप्ति। अगर तट पूछ लिया जाए, पश्चिमी तट का भृगुकुच और पूर्वी तट का कौन सा होगा, ताम्रलिप्ति। पैठन एक स्थान है, पैठन इस सुदूर पश्चिम में स्थित प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र और एक मंडी के रूप में प्रसिद्ध था। व्यापारिक केंद्र और एक मंडी के रूप में प्रसिद्ध था, लेकिन रोमन साम्राज्य से व्यापार में कमी के कारण इसका महत्व घट गया। अभी हमने चर्चा कर ली है कि रोमन साम्राज्य के साथ इनके व्यापार में कमी आ गई थी और इसीलिए ये जो पैठन नामक स्थान है इसका जो महत्व था, व्यापार की कमी के कारण इसका महत्व घट गया था। तो आज के वीडियो में हमने दो बिंदुओं पे चर्चा की। एक तो आपका गुप्तकालीन धार्मिक जीवन, एक गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। आर्थिक जीवन में हमने अलग अलग बिंदुओं की चर्चा की है। भूमि के कितने प्रकार थे, कर प्रणाली क्या थी और यहाँ का व्यापार वाणिज्य क्या था, प्रमुख शब्दावलियाँ क्या हैं, इन शब्दावलियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमने चर्चा की है। आप एक दो बार इनको रिवाइज कीजिए, इनके साथ साथ नोट्स बनाते रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।